नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 5 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा प्रश्न था, चर्चा में रहा रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उत्तर नागालैंड में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, थाईलैंड मास्टर्स 2026 में बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? उत्तर सी देविका सिहाग ने जीता। चौथा प्रश्न था, हाल ही में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो उत्तर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न था, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने? उत्तर ए सर्वेश रंजन साहब। छठा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के कंथल्लूर में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई? उत्तर डी केरल में खोजी गई। अगला प्रश्न था, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? उत्तर पंजाब राज्य में। ए हमारा उत्तर था। आठवां प्रश्न था, हाल ही में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अग्नि परीक्षा अभ्यास साथियों अरुणाचल प्रदेश में 2 चरणों में आयोजित हुआ था। ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, हाल ही में थाई पूसम महोत्सव हाल ही में थाई पूसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण एक उत्सव महोत्सव साथियों दक्षिण भारत का थाई पूसम ये मनाया जाता है हर साल तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में हर साल थाई पूसम मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों जलीकट्टू महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। थाई पूसम और जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में। याद रखिएगा, जाड़े के समय में बारिश भारत में किस राज्य में होता है? जाड़े के समय में वर्षा हमारे भारत में तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें, कुछ स्ट्रेटेजी के और जीएस का प्रश्न को याद रखना है। तमिलनाडु में साथियों एक जगह है मदुरई। मदुरई यहाँ पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के मदुरई नामक स्थान पर। यहाँ पर साथियों तमिलनाडु में 2 स्थान है, कांचीपुरम और महाबलीपुरम। कांचीपुरम और महाबलीपुरम कांचीपुरम और महाबलीपुरम इन दोनों जगहों में प्रसिद्ध पल्लव काल के मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम और महाबलीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऐसे साथियों तंजौर जगह है यहाँ पर। तंजौर यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर इसको बनवाया था राज प्रथम ने बनवाया था। इसीलिए इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखे रहे, भगवान शिव को समर्पित है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। और ये राज साथियों चोल वंश का शासक था। और चोल वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो विजयालय और चोल वंश के प्रतापी शासकों में राज प्रथम और राजेंद्र चोल, जिन्होंने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराया था। और चोल वंश के राजाओं ने साथियों उत्तर भारत के राजाओं को भी हराया था। चोल काल के नटराज की प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध, ये सारा कुछ तमिलनाडु से संबंधित है। चोल काल की नटराज प्रतिमा प्रसिद्ध है। और हमारे भारत में सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना है साथियों, भारत मंडपम में नटराज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, जो चोल काल से संबंधित है। चोल काल में साथियों स्थानीय स्वशासन बड़ा प्रसिद्ध था। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का वर्णन उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। चोलकालीन प्रशासन का वर्णन उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। चोलों का शासन साथियों नौसेना के लिए भी याद किया जाता है। नौसेना के लिए स्थानीय स्वशासन के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। चोलों की अगर राजधानी पूछा जाए साथियों तो चोलों की राजधानी, आरंभिक राजधानी उरैयूर थी। उरैयूर बाद में तंजाउर बनी और वही तंजाउर आगे चल के तंजौर बनी। और साथियों ये कांची के पल्लव वंश की भी राजधानी थी। पल्लवों का क्षेत्र था कांची के पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। और पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु। और यहाँ पर जो यूनेस्को में मंदिर शामिल हुआ है ये पल्लव कालीन मंदिर है। तो पल्लवों का क्षेत्र और चोलों का क्षेत्र तमिलनाडु। और तमिलनाडु का अगर पुराना नाम हम बात कर सकते हो तो मद्रास कहा जाता था। दक्षिण भारत का जो मद्रास प्रांत था वही आधुनिक युग में तमिल भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन हुआ 1956 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद। और मद्रास प्रांत का नाम तमिलनाडु पड़ा।
अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। हाल ही में खंजर अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है साथियों, खंजर। भारत और किर्गिस्तान के मध्य हर साल होता है खंजर अभ्यास। खंजर नामक मिलिट्री एक्सरसाइज 13वां संस्करण है, असम में संपन्न हुआ। और भारत और किर्गिस्तान के मध्य हर साल होता है। 13वां संस्करण है, असम के मिसी मारी में हुआ है। असम के मिसी मारी नामक स्थान पर 13वां खंजर सैन्य अभ्यास हुआ है और हर साल भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जिसका मुख्यालय गोवा में स्थित है, इसका क्षेत्रीय केंद्र का, यानी कह सकते हैं अंग्रेजी में रीजनल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो इसके बारे में देखिएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर गोवा में है और स्थापना 1966 में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय साथियों कोच्चि में भी है और मुंबई में भी है। और तीसरा ये हो गया विशाखापत्तनम, हैदराबाद में नहीं है। ध्यान दें फिर से, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर है गोवा में। इसकी स्थापना हुई 1966 में। अभी हाल ही में तीसरा क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हुई विशाखापत्तनम में। पूर्व में कोच्चि और मुंबई में स्थापित है क्षेत्रीय केंद्र। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? साथियों परीक्षण में बड़ी की मात्रा होगी। भारत का पहला है राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा कॉरिडोर। ये बनेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है? यूएई का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड 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 एरियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये किसको कहा जाता है? ये ड्रोन को कहा जाता है साथियों। जो ड्रोन होता है, ड्रोन बिना पायलट के उड़ने वाला एक होता है। जो पायलट अगर उसमें बैठ के, मनुष्य उसमें बैठ के उड़ाए तो उसे मैन एरियल व्हीकल कहते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर, जहाज मैन एरियल व्हीकल हो गया, एमएवी हो गया। लेकिन जो ड्रोन हो गया या फिर पायलट रहित जो कुछ भी उड़ने वाला हो गया, उसको यूएवी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, यूएवी मतलब फुल फॉर्म अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल में ड्रोन आता है। तो ड्रोन के परीक्षण और नवाचार के लिए उड़ीसा में एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा हमारे भारत में। ध्यान रहे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 हमारे भारत में हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 भारत में हमारे नई दिल्ली में तुगलकाबाद में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हो रहा है। इसमें 17 देश प्रतिभाग करेंगे। ध्यान रखिएगा, 17 देश हमारे भारत आएंगे और 17 देश के खिलाड़ी हमारे भारत आएंगे। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज जो कि स्थित है साथियों तुगलकाबाद नई दिल्ली में, वहां पर एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? भारत का पहला हवाई अड्डा जिसने यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग किया, तो उत्तर हो जाएगा कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डा। केरल स्थित कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डा साथियों, इसने हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का इस्तेमाल किया अपने हवाई अड्डा के अंदर। जब आप हवाई जहाज से यात्रा करने जाएंगे साथियों एयरपोर्ट पर, तो आपका टिकट लेने के बाद बोर्डिंग पास जब मिल जाता है, तो आप ये इस स्थान से हवाई जहाज तक आने के लिए आपको बस में बैठा करके लेकर आया जाता है, जहाँ हवाई जहाज लगा रहता है। तो यहाँ से हवाई जहाज तक की दूरी साथियों बस से कराई जाती है। तो वहां पर जो बस का प्रयोग हो रहा है कोच्चि में, वो हाइड्रोजन से चलने वाले बसों का उपयोग हो रहा है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का प्रयोग अपने अंदर किया है, तो वो हो जाएगा केरल स्थित कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, भारत का स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। उत्तर हमारा होगा उड़ीसा स्थित पारादीप पोर्ट प्राधिकरण। उड़ीसा में एक पाराद्वीप बंदरगाह है साथियों। इस बंदरगाह को पखवाड़ा 2025 में सबसे स्वच्छ बंदरगाह चुना गया स्वच्छता और सतत विकास अभियान के लिए, जिसमें साथियों एक पेड़ माँ के नाम अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता से हाइजीनिक से संबंधित जो भी कुछ योजनाएं चल रही है, मिशन चल रहा है, उसको बेहतर क्रियान्वयन के मामले में पारादीप उड़ीसा का जो बंदरगाह है, इसको सबसे स्वच्छ बंदरगाह चुना गया पखवाड़ा 2025 में हमारे भारत का। अगला प्रश्न देखिएगा।
हाल ही में रक्षा विभाग में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, एम अनिता। नियुक्ति से प्रश्न है, अपॉइंटमेंट से प्रश्न है। रक्षा विभाग में हाल ही में रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग के अंतर्गत अभी हाल ही में डायरेक्टर या निदेशक चुना गया एम अनिता जी को। एम अनिता, ध्यान रहे। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए 50 करोड़ अनुदान राशि देने की घोषणा की? तो साथियों, असम का प्राचीन वंश है कोच वंश, और दर्रांग राजाओं का इतिहास और विरासत को संरक्षित रखे हुए एक जिला है असम का दर्रांग जिला। वहीं पर एक सम्मेलन, एक समारोह हुआ, वहां उस सम्मेलन समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 50 करोड़ का ग्रांट दिया है। कहां पर है? तो असम में। देखिएगा, बात समझ में आएगा अभी। कोच वंश का दर्रांग राजाओं का क्षेत्र है, प्राचीन राजाओं का दर्रांग जिला। वहीं पर साथियों, वहीं पर दर्रांग जिला में महावीर चिलाराय दिवस समारोह मनाया गया। दर्रांग जिला असम में महावीर चिलाराय दिवस समारोह मनाया गया, जहां मौजूद थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने 50 करोड़ अनुदान राशि दिया। किसको? तो जो असम में कोच वंश के दर्रांग राजाओं का विरासत है, उसके संरक्षण और उसके पुनर्स्थापन के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। उत्तर हो जाएगा साथियों निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे को हाल ही में हमारे भारत का भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला मेंबर चुना गया है। भारतीय विमानपत्तनम भारतीय विमानपत्तनम भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है निवेदिता दुबे। इसमें इसमें चेयरमैन है विपिन कुमार। इसकी स्थापना 1995 नई दिल्ली। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन 1995 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है विपिन कुमार। पहली बार महिला मेंबर को चुना गया है, वो है निवेदिता दुबे। 11वां प्रश्न है। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा है साथियों, तो थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिल्लू एआई नामक वॉयस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है? पिल्लू को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। पिल्लू आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। छोटे व्यापारियों को अकाउंटिंग करने के लिए, बिल जनरेट करने के लिए, ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री देखने के लिए पिल्लू एआई नामक एक वॉयस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है। भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट अंकाकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की। यह किस राज्य के पर्वतारोही हैं? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली कबक यानो, इन्होंने साथियों दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित माउंट अंकाकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। हमारे भारत के पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की कबक यानो और दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी अंकाकागुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कुछ और देखिएगा साथियों, उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी, इसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, इसे माउंट डेनाली भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का अंकाकागुआ। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी है एल्ब्रूस। और एशिया महाद्वीप का और दुनिया का सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट। एशिया का और दुनिया का एवरेस्ट। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी साथियों किलिमंजारो। किलिमंजारो। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं अंकाकागुआ, इसकी चोटी पर, ये सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की है। दक्षिण अमेरिका में भी अर्जेंटीना में पड़ता है। वहां पर कबक यानो ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। 13वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? महत्वपूर्ण उत्तर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अमेरिका ने, यूएसए ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो उन्होंने पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर 50% किया, अभी 50% से घटा करके 18% कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नैयार नदी जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। यह नदी किस राज्य के बीच स्थित है? उत्तर होगा ए, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य स्थित है। हुआ क्या साथियों, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य गुजरने वाली नदी है पेन्नैयार नदी। इस नदी के जल को लेकर के विवाद है। अक्सर दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो मानसून पर डिपेंड होती हैं। उसमें
अ, जो झील होता है, ग्लेशियर होता है, उसका पानी बह कर के नहीं आता है, तो 12 महीने उसमें जल नहीं रहता है। जैसे उत्तर भारत की नदियाँ हैं, सतत वाहिनी है, 12 महीने जल रहता है। दक्षिण भारत की नदियाँ कुछ महीने बहती हैं, तो इसीलिए उस नदियों के जल को लेकर के विवाद रहता है। बहुत सारा विवाद है, कृष्णा जल विवाद है, कावेरी जल विवाद है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेन्नैयार नदी जल विवाद है। पूछा जाएगा परीक्षा में कि किस 2 राज्यों से संबंधित ये विवाद है, तो पेन्नैयार तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य विवाद है। तमिलनाडु ने आरोप लगाया है कर्नाटक पर कि कर्नाटक जो है हमारे पानी को रोक रहा है और तमिलनाडु में पानी की बहुत कमी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक तमिलनाडु में पानी कर्नाटक ने रोका है, तो जिसकी वजह से कई फुट पानी सूख गया है तमिलनाडु के क्षेत्र में। और भी डिटेल देखते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देखिएगा 1892 में ये समझौता होता है, पेन्नैयार नदी को जल को लेकर के समझौता होता है 1892 में तमिलनाडु और कर्नाटक। तो फिर विवाद हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो पेन्नैयार नदी जल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस साथियों कुछ बात कानून की। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का वर्णन किया गया है। और एक्ट कब बना है? 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बना है। 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बना है। अगर पूछा जाए कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ये भी तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी को लेकर के जल विवाद किसके किसके मध्य है? तो ये आंध्र प्रदेश है साथियों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। और तेलंगाना, इन 4 राज्यों को लेकर के कृष्णा नदी जल विवाद है। कावेरी नदी जल विवाद में ये 2 मेजर है। इसके अलावा साथियों पुदुचेरी और केरल का भी हित इससे जुड़ा हुआ है। पुदुचेरी, केरल और मुख्य 2 हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद और पेन्नैयार जल विवाद भी इन्हीं 2 के मध्य। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में जरूर आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WWIF द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 जारी किया गया। इस सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो पूरी दुनिया में सिंगापुर साथियों इस सूचकांक में शीर्ष पर है। क्या है सूचकांक? देखिएगा, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी कि WIF ने जारी किया है। नाम है इस सूचकांक का रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, यानी कि जिम्मेदार देश सूचकांक 2026 का है। मतलब कौन देश अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, नैतिकता के आधार पर शासन करता है और सामूहिक हितों का ख्याल रखता है, इस मामले में यह देशों का सूचकांक है। इसमें सिंगापुर साथियों फर्स्ट रैंक पर है और सेकंड पर है स्विट्जरलैंड, याद ध्यान रहे। और हमारा प्यारा भारत 16वें स्थान पर है। ठीक ठाक रैंक है हमारे भारत की, 16वां रैंक है। और अमेरिका का स्थिति खराब है, अमेरिका 66वें स्थान पर है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 किसने जीता है? क्राफोर्ड पुरस्कार साथियों, क्राफोर्ड पुरस्कार को जीता है हमारे भारतीय मूल के वीरभद्रन रामनाथन जी ने। वीरभद्रन रामनाथन जी ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीत लिया है। यह पुरस्कार साथियों भूविज्ञान का नोबेल कहलाता है। भूविज्ञान का नोबेल कहलाता है क्राफोर्ड पुरस्कार। ये मिला है अभी हाल ही में वीरभद्रन रामनाथन जी को। क्यों मिलता है? तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर लंबे शोध करने के परिणाम स्वरूप यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये था साथियों आज का 16 करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो प्रश्न जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।